अभी 2 दिन पहले 23 मार्च को क्रांतिकारी भगत सिंह का बलिदान दिवस था। इस दिन सेक्युलर, लिबरल और जिहादी तिकड़ी ने खूब पानी पी पी कर हिंदुत्व की विचारधारा को कोसा। भगत सिंह को नास्तिक और वामपंथी साबित करते हुए इन्होंने धर्मनिरपेक्षता का जोर जोर से नगाड़ा बजाया। दरअसल ये सिलेक्टिव नैरेटिव सेट करने वाले आपको कभी पूरी बात नहीं बताते हैं, ये सिर्फ अपना एजेंडा चलाते हैं। ये आपको कभी नहीं बताएंगे कि 23 मार्च को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी देने के बाद यानी अगले दिन क्या हुआ था। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि इसके अगले दिन क्या हुआ था, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि किन लोगों ने भगत सिंह और उनके साथियों की शहादत का न केवल अपमान किया था, बल्कि इस देश के एक बड़े शहर में उन लोगों ने हिंदुओं के खिलाफ जिहाद भी छेड़ दी थी। आज खरी बात में मैं आपको तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ बताऊंगा कि कैसे भगत सिंह के बलिदान के अगले दिन एक शहर में मुसलमानों ने हिंदुओं के खिलाफ दंगा छेड़ दिया था। आज मैं आपको बताऊंगा कि आज ही के दिन 70 साल पहले यानी 25 मार्च 1931 को कैसे कट्टरपंथी मुसलमानों की भीड़ ने भारतीय इतिहास के सबसे महान पत्रकार गणेश शंकर विद्यार्थी की हत्या कर दी थी। कितने अफसोस की बात है कि मॉब लिंचिंग पर नगाड़ा पीटने वाले आज के लिबरल गैंग के महान पत्रकार कभी ये नहीं बताते कि भगत सिंह की शहादत के 2 दिन बाद कैसे जिहादियों की भीड़ ने एक महान पत्रकार गणेश शंकर विद्यार्थी की मॉब लिंचिंग की थी। तो आइए बिना देर किए खोलते हैं भारतीय इतिहास के उस काले पन्ने को जिसे वामपंथी इतिहासकारों ने हमेशा आपसे छुपा कर रखा है। दरअसल ये तो सभी को पता है कि 23 मार्च 1931 को लाहौर में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी। इस घटना से पूरे देश में उबाल आ गया था। गांधी ने भगत सिंह को बचाने के लिए भले ही कोशिश ना की थी, लेकिन कांग्रेस के गर्म दल के युवा कार्यकर्ताओं के अंदर अंग्रेज सरकार के खिलाफ भयंकर गुस्सा था। उन्होंने पूरे देश में फांसी के अगले दिन यानी 24 मार्च 1931 को हड़ताल का ऐलान किया था। ऐसी एक हड़ताल का ऐलान कानपुर में भी किया गया था। उस दिन कानपुर में भगत सिंह की शहादत के सम्मान में हिंदुओं ने तो अपनी दुकानें बंद कर दी, लेकिन किसी भी मुसलमान ने अपनी दुकान बंद नहीं की। कानपुर के मुसलमानों ने इस हड़ताल का पूरी तरह से बहिष्कार किया। ये एक तरह से भगत सिंह और उनके साथियों की शहादत का अपमान था। कांग्रेस के जब कुछ युवा कार्यकर्ता मुस्लिम इलाकों में मुस्लिम दुकानदारों को समझाने के लिए गए तो उनका स्वागत पत्थर, लाठी और चाकुओं से किया गया। कानपुर के मुस्लिम बहुल इलाकों में शहीद क्रांतिकारियों के समर्थकों पर जानलेवा हमला बोल दिया गया और देखते ही देखते पूरा कानपुर शहर सांप्रदायिकता की आग में जलने लगा। उस दिन कानपुर में क्या हुआ था ये बताने के लिए मैं ऐसे व्यक्ति की लिखी किताब का सहारा लेना चाहूँगा जिसकी कही बात पर कोई भी वामपंथी सवाल नहीं उठा सकता है। मेरे हाथ में इस वक्त जो किताब है इसका नाम है सिंहावलोकन और इस किताब को लिखा है महान क्रांतिकारी यशपाल ने। क्रांतिकारी यशपाल भगत सिंह और सुखदेव के जिगरी दोस्त थे। लाहौर में ये तीनों न केवल एक साथ कॉलेज में पढ़ते थे, बल्कि ये तीनों एक ही कमरे में एक साथ रहते थे। अंग्रेज पुलिस अधिकारी सॉन्डर्स की हत्या में भगत सिंह और सुखदेव के साथ यशपाल भी शामिल थे। इतना ही नहीं, यशपाल चंद्रशेखर आज़ाद के भी बेहद करीबी थे। जिस दिन चंद्रशेखर आज़ाद इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में शहीद हुए थे, उस दिन वो यशपाल के साथ ही वहां गए थे। आपकी जानकारी के लिए मैं ये भी बता देना चाहता हूं कि यशपाल घनघोर वामपंथी विचारों के थे और आरएसएस की विचारधारा के कट्टर विरोधी थे। उन्होंने जीवन भर अपने साहित्य से वामपंथी विचारधारा का प्रचार किया। क्रांतिकारी यशपाल का मैंने इतना लंबा परिचय इसलिए दिया है क्योंकि अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूं उसे सुनकर वामपंथी, सेकुलर और जिहादी लोगों को मिर्ची लग सकती है। भगत सिंह की शहादत के बाद जब कानपुर में दंगे हो रहे थे तो क्रांतिकारी यशपाल खुद कानपुर में थे, जहां से वो भूमिगत रहकर अंग्रेज सरकार को नई नई चुनौतियां दे रहे थे। क्रांतिकारी यशपाल अपनी इस किताब सिंहावलोकन के पेज नंबर 403 पर कानपुर दंगों और उस समय की मुस्लिम मानसिकता पर क्या लिखते हैं उसे आप बहुत ध्यान से सुनिए। वो लिखते हैं कि उस समय तक ज़्यादातर मुसलमानों में यह गहरी धारणा बन चुकी थी कि कांग्रेस हिंदू राज स्थापित करना चाहती है। मुस्लिम लीग के समर्थक और सांप्रदायिक मुसलमान कांग्रेस से मुकाबला करने के लिए
अंग्रेजों से मदद पाकर देशभक्ति को ठुकराने में ही संतोष पाते थे। क्रांतिकारी शहीदों के शोक में हड़ताल कराने के लिए कानपुर में कांग्रेस प्रमुख रूप से भाग ले रही थी। पुलिस के भड़काने पर मुसलमान कांग्रेस का विरोध करने के लिए हड़ताल में मदद करने के खिलाफ थे। ऐसा व्यवहार यानी मुसलमानों का व्यवहार ब्रिटिश सरकार का कृपा पात्र बनने का भी सरल उपाय था। वहीं आम जनता अपने शहीदों का ऐसा अपमान नहीं सह सकती थी, लिहाजा कानपुर में हिंदू मुस्लिम दंगा हो गया। गणेश शंकर विद्यार्थी हिंदू बस्ती में फंसे मुसलमानों की रक्षा के लिए गए थे। वहां कुछ सांप्रदायिकता में अंधे मुसलमानों ने ही उन्हें चाकू भोंक कर शहीद कर दिया। तो सुना आपने, भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद के करीबी साथी और कानपुर दंगों के चश्मदीद क्रांतिकारी यशपाल का मानना था कि कांग्रेस का विरोध करने के लिए मुसलमान देशभक्ति को ठुकरा देते थे। मुसलमान अंग्रेजों के कृपा पात्र बनना चाहते थे और इसलिए उन्होंने भगत सिंह की शहादत का अपमान किया। खैर, 24 मार्च 1931 की रात तक पूरा कानपुर हिंदू मुस्लिम दंगों में जलने लगा, लेकिन नफरत की इस आग को रोकने के लिए सामने आया वो इंसान जिसे भारतीय पत्रकारिता की धरोहर माना जाता है। वो नाम था गणेश शंकर विद्यार्थी का। गणेश शंकर विद्यार्थी न केवल देश के जाने माने पत्रकार थे, बल्कि वो कांग्रेस के बहुत बड़े नेता भी थे। 25 मार्च 1931 को गणेश शंकर विद्यार्थी दंगा रोकने के लिए पूरे शहर में घूमने लगे। उन्होंने दंगों में फंसे हिंदुओं के साथ साथ सैकड़ों मुसलमानों की जानें भी बचाईं। लेकिन जब वो अपने इस मिशन को अंजाम दे रहे थे, उसी दौरान मुसलमानों की भीड़ ने उन्हें बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया। अफसोस की बात है कि पूरे दिन कम्युनल चिल्लाने वाले लुटियंस गैंग के पत्रकार कभी ये नहीं बताते कि गणेश शंकर विद्यार्थी की हत्या मुस्लिम दंगाइयों की भीड़ ने कैसे की थी। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि कलम के सिपाही गणेश शंकर विद्यार्थी के साथ उस दिन किस तरह की बर्बरता हुई थी। दरअसल कानपुर दंगों के बाद कांग्रेस की एक कमेटी ने एक रिपोर्ट बनाई थी जिसका नाम था कानपुर राइट्स कमीशन रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के मुताबिक गणेश शंकर विद्यार्थी ने बंगाली मोहाल में मुस्लिम परिवारों को बचाकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। इसके बाद वो मेस्टन रोड पर बनी मस्जिद के पास चौबे गोला पहुंचे, जहां वो दोनों तरफ से मुस्लिम दंगाइयों की भीड़ में फंस गए। एक चश्मदीद के मुताबिक मुसलमानों की भीड़ में से एक व्यक्ति चिल्लाया कि ये गणेश शंकर विद्यार्थी है, इसे मार डालो, ये बचकर ना जाने पाए। दोनों तरफ से भीड़ विद्यार्थी जीप की तरफ दौड़ पड़ी। पास पहुंचकर किसी ने उनके पीठ पर चाकू से वार किया। वहीं एक व्यक्ति ने उन पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। वो वहीं नीचे गिर पड़े। पूरे 2 दिन तक गणेश शंकर विद्यार्थी की लाश तक का पता न चला, लेकिन 27 मार्च को एक अस्पताल में एक बोरे में बंद एक लाश मिली जिसका चेहरा पूरी तरह से बिगाड़ दिया गया था। ये कटी फटी लाश के हाथ भी नहीं थे। ये लाश किसी और की नहीं बल्कि महान स्वतंत्रता सेनानी और पत्रकार गणेश शंकर विद्यार्थी की थी। सोचिए, पहले तो कुछ जिहादी सोच के लोगों ने भगत सिंह की शहादत का अपमान किया और उसके 2 दिन बाद देश के एक महान पत्रकार की भी जान ले ली। कितने अफसोस की बात है कि भगत सिंह की शहादत को तो पूरा देश याद करता है, लेकिन गणेश शंकर विद्यार्थी के बलिदान को भुला दिया गया है। शायद इसलिए क्योंकि वो एक वर्ग विशेष की हिंसा के शिकार होकर मारे गए थे। लेकिन इस वर्ग विशेष की हिंसा का शिकार होने वाले गणेश शंकर विद्यार्थी अकेले नहीं थे। कानपुर में उस दौर में किस कदर कत्लेआम मच रहा था, इसका वर्णन डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने भी किया है। वो अपनी इस किताब पाकिस्तान अथवा भारत का विभाजन के पेज नंबर 182 पर लिखते हैं कि 24 मार्च को हिंदुओं की दुकानों की लूट के परिणाम में 25 मार्च को भारी आगजनी शुरू हो गई। दुकानों और मंदिरों में आग लगा दी गई और उन्हें राख कर दिया गया। सबसे ज्यादा हानि डॉक्टर रामचंद्र की हुई। उनकी पत्नी, बूढ़े माँ बाप समेत उनके परिवार के सभी सदस्यों की हत्या कर दी गई। इस कत्लेआम में माननीय गणेश शंकर विद्यार्थी को भी अपनी जान देनी पड़ी। कानपुर दंगों के शुरुआती 3 दिनों में चुन चुन कर हिंदुओं को निशाना बनाया गया और इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह अंग्रेज सरकार की पुलिस भी थी। अंग्रेज सरकार भगत सिंह को फांसी देकर वैसे ही डरी हुई थी, लिहाजा वो भगत सिंह का अपमान करने वालों को
खुलेआम न केवल उकसा रही थी बल्कि उनकी हिंसा का अंधा समर्थन भी कर रही थी। अगर आपको क्रांतिकारी यशपाल, कांग्रेस की रिपोर्ट और डॉक्टर अंबेडकर की बातों पर भी यकीन ना हो रहा हो तो अब मैं सबूत के तौर पर पेश करना चाहूंगा भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की ये प्रसिद्ध पुस्तक खंडित भारत को, जो इस वक्त मेरे हाथ में है। इस किताब के पेज नंबर 158 पर पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लिखते हैं कि हमें इस बात में जरा भी संदेह नहीं कि कानपुर दंगों के शुरुआती 3 दिनों में पुलिस ने अपने कर्तव्य पालन में वो तत्परता नहीं दिखाई जो उसे दिखाना चाहिए थी। कई चश्मदीदों ने भी ऐसी भीषण घटनाओं के वर्णन दिए हैं जो पुलिस की आंखों के सामने हो रही थी, परंतु पुलिस चुप बैठी तमाशा देखती रही। 3 दिन लगातार हिंसा झेलने के बाद हिंदुओं ने भी जवाब देना शुरू कर दिया और जब तक दंगे रुके तब तक करीब करीब 400 लोग अपनी जान गंवा चुके थे। कई लोगों का मानना है कि मरने वालों की संख्या 1000 से भी ऊपर थी। 1931 के कानपुर दंगों में कितना नुकसान हुआ था, इसके लिए मैं हवाला देना चाहूंगा अमेरिकी लेखक पॉल आर ब्रॉस का, जो वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे और इन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप में होने वाले सांप्रदायिक हिंसा पर बहुत तगड़ा रिसर्च किया है। इस विषय पर अपनी किताब के पेज नंबर 209 पर वो लिखते हैं कि भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी देने के विरोध में कांग्रेस ने कानपुर में हड़ताल का ऐलान किया था। अपने प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुस्लिम दुकानदारों से अपनी दुकानें बंद करने के लिए कहा, जिसके बाद शहर में दंगा भड़क गया। इन दंगों में करीब 400 लोगों की मौत हो गई, 42 मंदिर और 18 मस्जिदें जला दी गईं और वहीं हिंदुओं के 248 घर और मुसलमानों के 101 घर जला दिए गए। हर दंगे के बाद हिंदू हो या मुसलमान, हर कोई अपना नुकसान ज़्यादा बताता है, इसलिए कानपुर दंगों में किसका ज़्यादा नुकसान हुआ था ये बताने के लिए मैंने एक निष्पक्ष अमेरिकी लेखक पॉल आर ब्रॉस का हवाला लिया है। लेकिन इसके बाद भी भारत में मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति के जनक महात्मा गांधी हिंदुओं को ही इन दंगों के लिए ज़्यादा दोषी मान रहे थे। अखबारों का हवाला देकर उन्होंने कानपुर दंगों पर कांग्रेस के कराची अधिवेशन में एक भाषण दिया। 27 मार्च 1931 को उन्होंने अपने भाषण में कहा कि कानपुर दंगों के लिए अखबार हिंदुओं को ज़्यादा दोषी ठहरा रहे हैं। ये सारा नरसंहार किस लिए? हम इतने पागल कैसे हो सकते हैं? गुजरात के दंगे हों या दिल्ली के, मेरठ के दंगे हों या मुजफ्फरनगर के, वर्तमान ही नहीं 100 साल पहले भी ज़्यादातर दंगों की शुरुआत एक वर्ग विशेष द्वारा ही होती है। अफसोस की बात है कि गुजरात दंगों की बात करने वाले जिस तरह से गोधरा कांड को भूल जाते हैं, वही 1931 के कानपुर दंगों में भी हुआ था। इतिहास की किताबों में छुपा लिया गया कि यह दंगा क्यों शुरू हुआ था। आज के बड़े बड़े पत्रकार ये भी कहने से हिचकते हैं कि गणेश शंकर विद्यार्थी की हत्या किन हाथों से हुई थी, लेकिन आज गणेश शंकर विद्यार्थी की पुण्यतिथि पर पूरा सच सामने आना चाहिए और यही कोशिश मैंने की है। फिलहाल खरी बात प्रखर के साथ में इतना ही। आप चाहें तो मुझसे जुड़ने के लिए मेरे फेसबुक पेज प्रखर श्री 78 को लाइक कर सकते हैं और अगर ट्विटर पर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरा ट्विटर हैंडल है प्रखर श्री 78। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।